अब एडिशन करो, ठीक है। देखो उत्सर्जन के बारे में समझते हैं। उत्सर्जन क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि शरीर से, ठीक है, शरीर से सभी प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा मन में एक बात को ये क्लियर रखना, उत्सर्जन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका जो अपचित खाना है उसे बाहर करना, नहीं। उत्सर्जन में आप और भी चीज़ों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जिसको टॉपिक पढ़ेंगे वो किडनी वाला है। जैसे उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ क्या है, ठीक है। देखो हमारे शरीर से पसीना भी बाहर निकलता है, हम पसीने को भी शरीर से बाहर निकालते हैं, यूरिन को भी बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, मल को भी बाहर निकालते हैं, या सांस भी छोड़ते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कई प्रकार से, कई तरीकों से हम पदार्थों का अपने शरीर से उत्सर्जन करते हैं। ये बात तो समझ रहे ना। तो उत्सर्जन का सिर्फ एक ही मतलब नहीं समझना है, ठीक है। उत्सर्जन का सीधा सा मतलब यह है कि हम अपने शरीर द्वारा जो भी हमारे शरीर में काम की चीज़ नहीं है उसको शरीर से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। ये बात सिंपल समझ में आ गई, ठीक है। अब ये उत्सर्जी पदार्थ यानी हमारे शरीर में बनते होंगे तभी तो इसे हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, हम जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, उनके पाचन प्रक्रिया के फलस्वरूप या उनके स्वांगीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ हमें अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। समझो, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन बाद में उससे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन ही रहा है। सांस तो हमने ऑक्सीजन लिया था, बनाया हमने खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे उपयोग की है नहीं है। हमने खाना खाया और हमारे शरीर में एक चक्र चलता है, उसका नाम सुनना ध्यान से, ऑर्निथिन चक्र कहते हैं या यूरिया चक्र कहते हैं। हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये चक्र जब हमारे शरीर में संपन्न होता है तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। किससे होता है? ऑर्निथिन चक्र से, ठीक। याद रख पाओगे? ये ऑर्निथिन नाम कठिन लग रहा है तो यूरिया चक्र याद रख पाओगे कि हमारे शरीर में यूरिया चक्र के फलस्वरूप यूरिया का निर्माण होता है। कोई समस्या? यूरिया, हाँ, यूरिया किसे कहते हैं? बताया था ना यूरिया क्या है। यूरिया हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है। इसका सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। ये क्या है? ये यूरिया है, ठीक। इसके साथ आप कॉपी पे एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, ये पहला, दुनिया का पहला लैब में बनने वाला कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। ये पहला लैब में बनने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ये आपकी जानकारी के लिए, ये लैब में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ है इसको यूरिया, इसका सूत्र क्या है? NH2CO NH2। ये इसका सूत्र है, सामान्य सूत्र है। देखो, धरती पे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार से उत्सर्जन करते हैं और सभी अलग अलग जीवों का उत्सर्जी पदार्थ भी अलग अलग प्रकार का होता है। मैंने उस दिन आपको बताया था, अभी मैं लिख दूंगा बोर्ड पे उतारना, ठीक है। जितने वायवीय जीव हैं, वायवीय जीव का मतलब जो चिड़िया विड़िया आ गई, ठीक है, बर्ड्स वायवीय जीव हैं, ठीक है। आप शॉर्ट में लिख सकते हो, बर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, तो चिड़िया उड़िया होती है। वायवीय जीव ये कैसा उत्सर्जन करते हैं? इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है बता पाओगे? यूरिक अम्ल। इनमें जो होता है वो क्या होता है? यूरिक एसिड। उसे हम यूरिक अम्ल कहते हैं, यानी ये जिस पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं वह पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल। याद आ रहा है? पुरानी बात है, ठीक है। और जो जल में जीव पाए जाते हैं, जलीय जीव यानी एक्वाटिक, पानी में रहने वाले, ठीक है, जलीय जीव, ये कैसा उत्सर्जन करते हैं बता पाएंगे? ये करते हैं अमोनिया का। ये कैसा उत्सर्जन करते हैं?
अमोनिया पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। और स्थल पे रहने वाले जीव, जो हमारे स्थलीय जीव होते हैं, स्थलीय जीव किस प्रकार का उत्सर्जन करते हैं? इन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ठीक है। स्थलीय जीव किस प्रकार का? बताओ भाई। यूरिया का करते हैं। ठीक, याद रख लेना, एकदम रट लेना ये बात। वायवीय जीव यूरिक अम्ल, जलीय जीव अमोनिया, स्थलीय जीव यूरिया। ठीक, इसलिए इन जंतुओं को हम कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल। इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल। और जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, इनके लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं अमीनोटेलिक इस्तेमाल करते हैं। अमीनोटेलिक। ठीक। और जो जीव पानी में रहते हैं, इनके लिए हम क्या इस्तेमाल, सॉरी पानी वाले तो ये हो गए, जल धरती पर रहने वाले, इनके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। ठीक, ये क्या हो गया? यूरिको टेलिक। ये क्या हो गया? अमीनो टेलिक। और ये क्या हो गया? यूरियोटेलिक। ये हो गया यूरियोटेलिक। ठीक है। 3 प्रकार के जीव हो गए। कोई समस्या समझ में आ गई? सीधी बात। तो हम क्या हैं इसमें? हम क्या है? यूरिया का उत्सर्जन करने वाले, यूरियोटेलिक। ठीक। और अगर हम यूरिया का भी हमने सूत्र देखा था, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक। इंक लाया था क्या कल? चलो हल्का चल रहा है। ठीक है। तो वो क्या हो गया तुम्हारा? NH2CO NH2। ये तुम्हारा किसका सूत्र है? यूरिया का। हमने क्या बताया था आपको कि जो यूरिया होता है, ये इस पदार्थ की खासियत क्या होती है? इसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें अच्छी होती है। जब, और नाइट्रोजन की मात्रा किसको चाहिए? पौधों को चाहिए। अगर पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ये बताया था, याद आ रहा है आपको? अगर पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो गई तो पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। और हाँ, नाइट्रोजन की कमी पड़ गई तो पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसीलिए हमें पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अपने तरफ से यूरिया डालना पड़ता है। ठीक है। इसीलिए लोग खेत में यूरिया छिड़कते हैं। खाद, हाँ बेसिकली खाद छिड़कते हैं। ठीक है, समझ रहे? देखो, जो बाजार में खाद आती है ना, वो वाइट रहती है, दानेदार रहती है, लेकिन सब लोग खरीद के नहीं, गोबर खाद का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना, चाहे उसको डालें। हाँ, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो गोबर की खाद है ना, वो नेचुरल पदार्थ है। वो क्या है? वो हमारा एक नेचुरल सब्सटेंस है, जो हमारी गोबर की खाद है। ठीक है। प्लस जो वो एक्सक्रीटा है, जो वो बैठ जाओ। ठीक है, जो उत्सर्जित पदार्थ निकला है उसका हम प्रयोग भी कर लेते हैं। समझना की बात? यानी गोबर का इस्तेमाल भी हो गया, हमारे पौधे भी अच्छे हो गए। ठीक है, वो खराब भी नहीं हुआ, उसका प्रयोग भी हो गया। अब इसी के जगह पे दूसरा हिस्सा है जो फैक्ट्रियों के अंदर बनता है। फैक्ट्री के अंदर ना वो यूरिया का प्योर फॉर्म है। ठीक है। अगर आप गोबर की बात करें तो वो पूरा का पूरा गोबर एकदम प्योर यूरिया नहीं है, उसमें और भी पदार्थों के साथ उसमें यूरिया उपस्थित है। गोबर की खासियत क्या है? गोबर के अंदर यूरिया पाया जाता है, और जो बाजार में मिलता है ना, वो यूरिया ही है। समझ रहे हो? यानी इसका क्या मतलब हुआ? अगर तुम गोबर डालोगे तुम्हें ज़्यादा डालना पड़ेगा, और उसको डालोगे तो कम मात्रा में डालना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सीधा सा फंडा है। हाँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल तुम खाना खाते हो तो खाने के अंदर ग्लूकोज है, तुम सिर्फ ग्लूकोज नहीं खा रहे हो, लेकिन जब ग्लूकोज पीते हो तो 2 चम्मच पीते हो। डिफरेंस समझ रहे हो ना? तब एनर्जी आ जाती है। खाना खाए तो थाली में इतना खाए, हाँ, और जब ग्लूकोज पिए थोड़ी नहीं कि पूरा 2 गिलास भर ग्लूकोज पीना है, अभी तो पूरा कहाँ हुआ, ऐसा तो होता नहीं है ना।
तो आप खाली 2 चम्मच में, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप उतना खाना खाते हो तो जितना ग्लूकोज निकलता है आपने सीधा प्योर ग्लूकोज ही अपने घोल के ग्लास में पी लिया। डिफरेंस होना कई बार, तो वही समझो ग्लूकॉन डी और खाने में क्या अंतर है, वैसे ही तुम्हारा गोबर और यूरिया में अंतर है। समझ पाए ना ये लाइन, सिंपल सी बात है। इसीलिए जो बाहर से आप खाद खरीद के लेके आते हो ना, वो कहते हैं महंगी होती है, केमिकल वाइज होती है, और वो नुकसान भी पहुंचाती है, ठीक है, और फायदेमंद नहीं होती। जब आप खेती में सिर्फ और सिर्फ जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैविक पदार्थों का मतलब गोबर का खाद का इस्तेमाल कर लिया आपने, सड़ी पत्तियां वत्तियां उससे रिचार्ज हो गया, या आपने और कोई पदार्थ केमिकल नहीं डाला, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। समझ में आ गई बात? और जैव खेती है, जैविक खेती। जैविक खेती में क्या होता है, आप किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये लाइन समझ आ गई? हाँ, बिल्कुल नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो अच्छी भी होती है, वो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। ये सबसे अच्छी बात है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, आपके फ्रेशनेस उसमें काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप चावल को पका के खाते हैं तो खाने के कुछ देर बाद सुस्ती छाती है, लेकिन आप सेब संतरा खाते हैं या फल फ्रूट खाते हैं, सुस्ती छाती है? नहीं, बड़ा एक्टिव फील करते हैं ना, मतलब खाने के बाद बड़ा अच्छा लगता है कि एनर्जी आ गई। हाँ, आपने वो भी तो एनर्जी ली, लेकिन उससे एनर्जी तो लगता है डाउन हो गई, बाद में एनर्जी आएगी। भी खा लिया 4-5 घंटा बाद जब एक नींद मार लेंगे तब एनर्जी दोबारा फ्रेश दिखाई देगी, ऐसा होता है ना। लेकिन डिफरेंस समझना, क्योंकि आप जब चावल को खा रहे हो ना, आप एक डेड मटेरियल खा रहे हो, मृत चीज़ को खा के अपने अंदर ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने फल तोड़ा, फल की कोशिका वैसे ही है, ठीक है, सुना है ना, कभी खाने को पका देने से उसकी जो पोषक तत्व होते घट जाते हैं, क्योंकि वो मर गए। आपने पका दिया, अब आपने फल फ्रूट खाया, अब कोई ऐसा थोड़ी ना होगा संतरा पका खाता हो, केला पका खाता हो, वो सीधा वैसे ही खाता है जैसे उसको रॉ फॉर्म में मिला हुआ है। तो जीवित कोशिकाएं जब जीवन के अंदर जाती हैं तो वो जीवन को बढ़ा देती हैं, आपको तुरंत बहुत अच्छा फील होता है। अब वो क्या है, पहले ही मरा है, उसको आप एकदम उबाल दिए, उसके पोषण और घट गया, डेड लोड और बढ़ गया बॉडी के ऊपर। अब आप उसमें से बड़ी मेहनत करके ऊर्जा निकाल रहे हैं, जब तक निकाल रहे हैं आप बहुत थका थका महसूस कर रहे हैं, जब मिलेगी तो खाया जाएगा, और उसमें वेस्ट भी ज़्यादा बचता है। इसीलिए तो जो पुराने ऋषि मुनि थे वो सब फल फ्रूट खा के कितना लंबा जीते थे, ठीक है, और हमेशा एक्टिव रहते थे। समझ रहे हो ना, ये उनके क्या होता है उसको ना, तेजस्व का राज है, जो आज भी खूब दबा के फल फ्रूट खा रहे हैं, बड़ा तेजस्वी दिखाई देते हैं। हाँ, और जो बस वही आलू सब्जी चावल बस फिर वैसे ही दिखता है, समस्या समोसा बर्गर चाउमीन, तो वैसा वो भी फीलिंग भी अंदर से वैसा ही हो जाता है ऑल टाइम के लिए। ये है, आप खुद एक दिन ट्राई करके देख सकते हो, एक दिन वो खाओ एक दिन वो खाओ, देखो डिफरेंसेस अपने अंदर, ठीक है ना। हैवी लोड का नाश्ता करके देखो और जरा सा चना भिगा के फुला के उसको करके देखो, दोनों में अंतर आपको खुद ही महसूस होगा 1 घंटे के अंदर, है कि नहीं। तो उत्सर्जी पदार्थ जिसमें ज़्यादा बन रहा है उत्सर्जी पदार्थ, अब एक बात सोच के बताओ, आप ऐसा खाना ग्रहण कर रहे हो जिसमें उत्सर्जी पदार्थ बहुत ज़्यादा बन रहा है, मतलब काम की चीज़ें कम निकली, जितना खाए उसमें से आधा निकल गया तो काम की चीज़ तो कम बची। अगर आप खाए और उसमें से बहुत चीज़ें इस्तेमाल हो गई, निकला का मतलब काम की चीज़ ज़्यादा थी। समझ आ गई बात, बशर्ते पेट ना खराब हो। आगे देखते हैं, ठीक। तो ये तो था उसके बारे में, यानी हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया, मुख्य रूप से क्या होता है यूरिया, ठीक है। और हमारे शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ को अलग करने का कार्य करता है वो कौन है, किडनी या वृक्क। यानी हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, किडनी। और किडनी का मेन काम क्या होता है, किडनी का मेन काम होता है हमारी बॉडी से उत्सर्जी पदार्थों को छान के अलग कर देना। ये लाइन समझ आ रही है, ठीक है। हमारे शरीर में कितनी किडनी पाई जाती है, 2 या 1 जोड़ी या 2। कभी सुना है शराब पीने से किडनी खराब हो जाती है? किडनी खराब क्यों हो जाती है, इसके लिए आप बहुत सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए किडनी क्या है, एक फिल्टर मशीन है जो छानने का काम करती है। किडनी का मेन काम क्या है, फिल्टर का, हाँ, छानने का। अब एक बात मुझे सोच के बताओ, अगर तुम जिस अपने छन्ने से जो चीज़ तुम छानने की कोशिश कर रहे हो, गाढ़ा गाढ़ा चीज़ छानोगे, छन्नी जल्दी खराब होगी। अब पतला चीज़ छानोगे तो कम खराब होगी।
इसीलिए कहा जाता है कि आप पानी खूब पीजिए। आपको सलाह दी जाती है 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन जल का सेवन कीजिए। अगर आप 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन आप पानी पी रहे हैं तो मान के चलिए आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख रहे हैं। अगर आप इससे कम पी रहे हैं तो आप महसूस कीजिएगा कि यूरिन पहले से गाढ़ा होगा, ठीक है। गाढ़ा होने के साथ किडनी पे लोड पड़ेगा और सबसे जो कॉमन समस्या है, पथरी की समस्या होना कॉमन है। अगर आदमी पानी कम पीता है तो उसको पथरी होने की संभावना सर्वाधिक है। कोई समस्या इसमें? ये लाइन समझ में आ गई? ठीक है। अगर हम पानी को पीते हैं, अपनी डाइट में मेंटेन करते हैं, तो सीधी सी बात है किडनी पे लोड कम पड़ता है, किडनी जवान रहती है और ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाती है। ठीक, तो आप आज से सोच के चलिए कि आपको प्रतिदिन 2 लीटर पानी पीना ही पीना है, ठीक है। तभी आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे और बॉडी भी काफ़ी हेल्दी और गुड फील करती है। हमेशा सुना होगा हमारे बॉडी का 70% पानी होता है, ये लाइन सुनी होगी, 70%। तो कैसे? जब आप पानी कम पियोगे तो फिर पानी कम पियोगे तो चेहरा मुरझाया मुरझाया दिखाई देगा। ठीक, पानी से अगर आप नहीं पीते हैं तो अच्छे से पिए ताकि आपका उत्सर्जन भी अच्छे से होगा। ये लाइन समझ आ गई? नहीं लिख लिए होगे सब? ये नहीं लिखे हो? अरे लिख डालो भाई। चलो पॉज कर देता हूं। इधर देखो आगे देखते हैं, ठीक है। जब हम अपने शरीर में किडनी की संरचना को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें, कोई बात नहीं, अभी बस देख लेना है, पहले समझो बात को। जो अपने बॉडी में किडनी देखते हैं, शरीर में किडनी को देखते हैं, कैसी होती है, इसकी पोजीशन क्या है। तो हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है, ठीक है ना। जो हमारी राइट साइड की किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है लेफ्ट की तुलना में। ऐसा क्यों है? क्योंकि लीवर की पोजीशन होती है ना, लीवर उसको थोड़ा सा नीचे की ओर पुश करता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वो हल्का सा नीचे की तरफ आ जाती है। भले मेरे चित्र में ये वाली नीचे हो गई है, लेकिन चित्र को आप जाने दीजिए, इधर का हिस्सा हल्का सा नीचे होता है, ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर होता है। और किडनी के ऊपर जो आपको एक छोटी सी ग्रंथि दिखाई दे रही है, इस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। ये जो ग्रंथि है इसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि और इससे एड्रिनालिन हार्मोन का श्रावण होता है। हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं क्योंकि हमें उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है, हम इस पे आते हैं। ये जो किडनी दिखाई दे रही है, इस किडनी के ऊपर एक पतली सी जो परत चढ़ी है, पहली परत जो है इसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। आपके बुक में आपको नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो जो किडनी के ऊपर की पहली परत है उसका नाम क्या है? रीनल कैप्सूल। लेकिन जैसे ही हम रीनल कैप्सूल को हटाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर का पहला भाग जो ये ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, इसका नाम है कॉर्टेक्स। और उसके बाद के अंदर का भाग का क्या नाम है? मेड्यूला। नाम ध्यान से, रीनल कैप्सूल के अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर मेड्यूला। कोई समस्या? मेडुला भाग है किडनी का, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? तो उसके अंदर तुम्हारी रीनल वेन्स और आर्टरीज हैं और पेल्विस नाम की एक जगह होती है, ये पोजीशन है, ठीक है। क्या है, कैसे है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप पाओगे कि किडनी के अंदर एक ऐसा रक्त का पाइप अंदर जाता है और एक रक्त का पाइप बाहर निकलता है। यानी किडनी में एक बार ब्लड की पाइप अंदर जाती है और एक बार ब्लड की पाइप बाहर निकलती है। जो रक्त की पाइप किडनी के अंदर प्रवेश करती है उसे हम कहते हैं रीनल धमनी। समझ में आ गई बात? और जो अंदर प्रवेश करती है, हमेशा धमनी रक्त को ले जाने का कार्य करती है और शिरा वापस ले आने का कार्य करती है। इस तरीके से अगर याद रख पाएंगे, हाँ, हर जगह पूरे शरीर के किसी भी अंग तक खून ले जाने वाली कौन होगी? धमनी। ले आने वाली कौन होगी? शिरा। तो धमनी रक्त को लेके गई है किडनी तक और वापस किडनी से कौन लेके आएगी? शिरा। तो आप इसे क्या बोल सकते हो? वृक्कीय धमनी, वृक्कीय शिरा, या आप कह सकते हो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, या आप बोल सकते हो रीनल धमनी, रीनल शिरा। जब भी कभी रीनल शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप तो समझ जाइए आप किडनी की बात कर रहे हैं। रीनल शब्द हमेशा किडनी के लिए ही इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान। रीनल शब्द का अर्थ ही किडनी से है। हेपैटिक शब्द का अर्थ हमेशा लीवर से होता है। जब भी आप शब्द सुने हेपैटिक तो समझ जाइए कि आप बात कर रहे हैं लीवर की, ठीक है। जब भी आप शब्द सुन जाइए रीनल तो समझ जाइए कि वो बात कर रहा होगा वृक्क की या किडनी की। ये बात समझ आ गई बात? तो किडनी की जो धमनी होगी उसे क्या बोलोगे? रीनल धमनी।
और जो किडनी की शिरा होगी उसे क्या बोलोगे? रीनल शिरा। कोई समस्या? यानी धमनी रक्त ले आती है तो क्या बोलोगे? किडनी को रक्त ले आने वाली धमनी रीनल धमनी, किडनी से रक्त ले जाने वाली शिरा रीनल शिरा। कोई समस्या? सिंपल सा है। यानी एक बार रक्त प्रवेश करता है और एक बार रक्त बाहर निकलता है। जब प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, इसी प्रक्रिया के दौरान इस किडनी के अंदर रक्त का छनन होता है, यानी इसकी छनाई की जाती है, रक्त को छाना जाता है। समझ आ गई बात? अब इसी पोर्शन में अगर हम देखेंगे, इस जगह पे किडनी के अंदर पाए जाते हैं हमारे, उन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन कितने होते हैं? लाखों में होते हैं यहाँ पे किडनी में। अगर जैसे हम इसके अंदर एंटर कर देखेंगे तो इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे? नन्हे बहुत सारे नेफ्रॉन मिलेंगे। अब नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक को कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक को कहा जाता है मेड्यूलरी नेफ्रॉन। इसका क्या मतलब है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेड्यूलरी नेफ्रॉन। देखो अब तक तुमने क्या क्या समझा? वृक्क के दो भाग, मतलब अंदर के अंदर मोटा मोटा कैप्सूल छोड़ देते हैं, तो कैप्सूल तो परत है ना पहली, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, कॉर्टेक्स मेडुला, कॉर्टेक्स मेडुला। यानी अगर जो आपका वो निकला है नेफ्रॉन, अगर वो ज़्यादा मात्रा में 50% से ज़्यादा नेफ्रॉन तुम्हारा कहाँ है? उसका भाग कॉर्टेक्स में है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर उसका आधे से ज़्यादा भाग मेडुला हिस्सा में है तो उसे क्या बोलेंगे? मेडुलरी नेफ्रॉन। कोई समस्या? जैसे मान लेते हैं हम एक लाइन बनाते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या है? कॉर्टेक्स, इसके नीचे क्या है? मेडुला। हमारा एक नेफ्रॉन है जो ऐसे करके गया है और ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके आया हुआ है, तो इसका कुछ हिस्सा मेडुला में है, ज़्यादा हिस्सा कॉर्टेक्स में है, तो ये नेफ्रॉन कैसा कहलाएगा? कॉर्टिकल। हाँ, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी ऐसा नेफ्रॉन टेढ़ा मेढ़ा बनाया, उसका ज़्यादा हिस्सा किस में है? मेडुला में, कम हिस्सा किस में है? कॉर्टेक्स में, तो इसे क्या बोलेंगे हम? मेडुलरी नेफ्रॉन। कोई समस्या? दो प्रकार के हो गए, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक हमारा मेडुलरी नेफ्रॉन। कोई समस्या? नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। समझ गए? नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। यानी हमारी किडनी में जो मुख्य रूप से कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है। कोई समस्या? नहीं, सीधी सीधी बात। यानी नेफ्रॉन ही जिम्मेदार है पूरी तरीके से रक्त को छानने के लिए। ठीक है, अब ध्यान समझना, जिस भी व्यक्ति के अंदर किडनी काम नहीं करती, मतलब उसका नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा है, खून नहीं छान रहा है। समझ आ गई बात? अगर उसका किडनी खून नहीं छान रहा है तो यानी उसके रक्त में जो यूरिया है वो निकल नहीं रही है। इसका तो यही मतलब हुआ। किडनी छान के करता क्या है? रक्त से यूरिया बाहर निकालता है। हाँ, नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वही छान रहा है, नेफ्रॉन जिम्मेदार है छानने के लिए। अगर किसी की किडनी के अंदर नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है। ये कह सकते हो कि खून नहीं छन रहा है वहाँ पे। और जिसका खून नहीं छनता उसको बाहर से मशीन लगा खून छानना पड़ता है। उसमें हम क्या काम करते हैं? बाहर से मशीन लगा देते हैं खून को छानने के लिए। हाँ, ऐसा कभी सुना है आपने कि बाहर से मशीन लगा खून छानते हैं? कभी सुना है? डायलिसिस सुना है? डायलिसिस कहते हैं कि जिसकी किडनी खराब हो जाती है उनको डायलिसिस करवानी पड़ती है। ये सुना है? नहीं? हमारे देश की जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, उनकी किडनी खराब थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनको डायलिसिस से गुजरना पड़ता था। ठीक है, और इसका एक ही इलाज है, अगर एक बार किडनी खराब हो गई तो फिर किडनी बदली ही जाएगी। ठीक है, और किडनी जब दान में मिलेगी ना तो वो किडनी आपके शरीर में एक्सेप्ट होनी चाहिए। ये बात थोड़ा समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि लो किडनी लो लगवा लो जाके, ऐसा नहीं होता। हाँ, कि बहुत गरीब हैं, हाँ लोग इतने गरीब हैं खाने के लिए 2 समय का पैसा, खाने का पैसा नहीं है ना, वो तो आराम से दे देंगे। कम से कम 1-8 करोड़ पा जाएंगे, जीवन में सही सुकून से जिएंगे। तो मर तो वैसे भी रहे हैं, कम से कम सुकून से जी ही लेंगे। तो हाँ, एक किडनी पे जिंदा रहना, उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ये बात समझने वाली बात है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि जो भी है आपको दान करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन शरीर ना एक्सेप्ट नहीं करता। ये बहुत स्पेशल चीज़ है। ठीक है, आप लोग जब इंसान को ये नहीं पता था रक्त के बारे में तो कहते खूने तो है, चढ़ा दो इसका उसमें। मालूम चलता था ऊपर निकल जाता था आदमी, इसका खून उसमें चढ़ा दिया तो मालूम चला नहीं, पहले चेक करना पड़ता है। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया
4 प्रकार के समूह हैं, इसको उसका दो तभी काम बनेगा। ऐसे रक्त के साथ नहीं, शरीर के साथ भी है। ऐसा नहीं है किडनी लेना है तो कोई भी दे देगा मैं ले लूँगा, नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार का कोई सदस्य दे तो शरीर की ग्रहण करने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई दूसरा देगा तो शायद ना ले, शायद ही ले। उसके लिए MHC नाम का एक मेजर क्या बोलते हैं उसको, MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, हाँ होता है, उसके वजह से होता है। तो ये समझने वाली बात है कि आपके शरीर में किडनी आपकी खराब हो गई तो मिलने से रही, अगर घर वाले नहीं दिए तो। जब घर वाले नहीं देंगे तो बाहर का क्या भरोसा, समझ लो, ठीक है। तो ये चक्कर है। लेकिन एक और बात है, किडनी मिल भी गई ना तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छे से काम करेगी, ठीक है। आखिर सुषमा स्वराज की फेल ही हो गई ना, फाइनली उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो कोई गारंटी नहीं है कि आपने दान ले लिया है, लाखों करोड़ों खर्चा कर दिए हैं तो अब आप बच ही जाएंगे, ठीक है। तो किडनी को बचाना है, आज से 2 लीटर पानी पीना है, समझ लो, ठीक। जितना अच्छे से पानी पियोगे किडनी हमेशा सही रहेगी, ना पथरी होगी, एकदम जीवन अच्छे से कटेगा। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो किडनी के हमें ये भाग दिखाई दिए। अब हमें समझना है मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की कार्यविधि, नेफ्रॉन कार्य कैसे करता है, ठीक है। नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं, तो हम एक जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे नेफ्रॉन का। चलो घर से बना लेना।